डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन आई एम विद यू। तो आज मैं बैंकिंग प्रॉब्लम, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, दैट इज़ रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ली है, दैट इज़ बिफोर योर एग्ज़ाम यू शुड गो थ्रू। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाले हैं और यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है वेरी सिंपल एंड दैट हैज़ केम इनटू वेरियस एग्ज़ाम्स। तो हमारे कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी आया है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम सो दैट यू शुड रिवाइज बिफोर योर एग्ज़ाम, ताकि अपने एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर लीजिए, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। तो अब हमारे पास वी हैव टू प्रिपेयर। अब हमने यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब किसी भी बैंकिंग कंपनी का हमारे पास सम है, दैट सम बिलोंग्स टू कर्नाटका बैंक लिमिटेड। अब इसका हमें अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, मैंने ये सम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस का सम है एंड दैट केम इन एग्ज़ाम। तो इसको हमें थोड़ा पॉइंट बना के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, सो दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो इस सम को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो दोस्तों, जब हमें बैंकिंग कंपनी का बनाना है तो सबसे पहला काम जो मैं वर्किंग नोट का जो ये सम में होगा, दैट विल बी वर्किंग नोट ऑफ, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? दैट इज़ काइंड ऑफ एनपीए। इसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर बैंक के बैड और डाउटफुल डेट होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक की टर्म में हम उसको एनपीए लेते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रोविज़न फॉर एनपीए को भी कंट्रोल, हमें कैलकुलेट करना है। बैंक हैज़ टू कंट्रोल दैट। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस की। अब बैंकिंग कंपनी में सबसे पहले हम बना रहे हैं वर्किंग नोट ऑफ सेकंड। अब सेकंड का मतलब है जो हमारा सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, हम इसका बी पार्ट का पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है रिस्क। तो ये बैंक के ना रिस्क होते हैं। अब बैंक में रिस्क का क्या क्या रेट लगेगा। अब यहाँ पे हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर एनपीए। तो दोस्तों, पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर इसको सम में हम पुट करेंगे एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको इसका जो प्रोविज़न है या बैंक का जो रिस्क होता है, कितनी परसेंटेज रिस्क होती है, कितना प्रोविज़न होता है, यू शुड रिमेंबर। ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो मैं उसका पहले वर्किंग नोट बना रहा हूँ। यहाँ पे अलग तरह के हमारे एडवांसेस गिवन हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एसेट है, ये हमें गिवन है, सब स्टैंडर्ड एसेट सिक्योर्ड गिवन है और विदाउट सिक्योरिटी है। फर्स्ट ईयर में क्या रिस्क होगा, सेकंड ईयर में क्या रिस्क होगा, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या होगा, ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। वी हैव टू रिमेंबर। अब इसको हमें माइंड में रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा अबाउट द परसेंटेज ऑफ रिस्क। अब इनमें रिस्क कितना है एनपीए का और कितने हमारे सिक्योर्ड हैं, और जितना हमारा रिस्क होगा दैट विल बी नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे। तो पहला मेरा वर्किंग नोट वही होगा। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पे बना रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न। हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोविज़न क्या होगा और हमारा अमाउंट क्या होगा। तो इसका टोटल हम वर्किंग नोट में पहले ही प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमें रूल ये माइंड में रखना पड़ेगा, यहाँ के जो रेट्स हैं, परसेंटेज होंगी, उसको हमें माइंड में रखना है। यही मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ, हमें प्रिपेयर करके जाना है। अगर मान लो हमें एग्ज़ाम में आता है बैंकिंग कंपनी का, तो वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। तो यहाँ पे नंबर आएगा
अब ये आता है स्टैंडर्ड एसेट, नंबर 1 है हमारे सामने एडजस्टमेंट में स्टैंडर्ड एसेट है, उसका अमाउंट हमें गिवन है 5000। अब जब भी हमारे स्टैंडर्ड एसेट होती है और ये अमाउंट हमें गिवन है इन 1000, अब ये हमें अमाउंट गिवन है दोस्तों इन 1000, कॉमा डाल के हमें यहाँ पे इन 1000 में वर्किंग नोट बनाना है 5000। अब 5000 में है, अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो इसका प्रोविज़न कितना है, इसके लॉस का प्रोविज़न कितना है, इसमें कितना हमें नुकसान हो सकता है, जिसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे होगा 0.40, यानी इसका परसेंट कितना होगा, 5000 का 0.40%। ये हमें रूल को माइंड में रखना है। अगर स्टैंडर्ड एसेट होगी तो इसका 0.40 होगा और इसका प्रोविज़न अमाउंट कितना बनेगा। अब ये हमारा जो यहाँ पे अमाउंट होगा दैट विल बी प्रोविज़न अमाउंट, और वो बनेगा 20,000। ये भी हमारा अमाउंट 1000 में होगा, तो यहाँ पे हमारा 1000 होगा। उसके बाद हम लेते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट और इसका अमाउंट हमें गिवन है 11-20,000। अब सब स्टैंडर्ड का जो लॉस का प्रोविज़न है, जो हमें डाउट का प्रोविज़न है, जिसमें हमें लॉस होने का प्रोविज़न है, वो हमें गिवन है 15%, 15%। ये भी हम परसेंट में ही है। अब ये हमारा 15% है और इसकी कैलकुलेशन कितनी बनेगी, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये अमाउंट होगा 168,000। उसके बाद हम आते हैं डाउटफुल डेट। अब यहाँ पे हमारे है डाउटफुल एसेट। अब हमारी जो एसेट है डाउटफुल है बट नॉट सिक्योर्ड। अब हमारे सामने लिखा है, अब हमारे पास है डाउटफुल एसेट, अब यहाँ पे है नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। अब इसका अमाउंट हमें गिवन है 200। इसका मतलब जो अनसिक्योर्ड है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लॉस का। अब इसका रिस्क होगा 100%। अब यहाँ पे हमने 100% लिया तो 200 का 200 ही हो जाएगा। ये हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। अगर हमारी स्टैंडर्ड एसेट है 0.40 होगा, अब सब स्टैंडर्ड एसेट है 15% होगा। अगर डाउटफुल डेट है जिसकी सिक्योरिटी नहीं है, डाउटफुल एसेट है जिसकी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो 100% ही उसके लॉस का चांस होगा। तो उसके बाद हम आ रहे हैं, उसके बाद होता है पहला पॉइंट डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं डाउटफुल एसेट। अब ये होगा डाउटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। अब पहले फर्स्ट ईयर में अगर वो सिक्योरिटी द्वारा कवर्ड है और ये हमारा कवर्ड बाय सिक्योरिटी है, और फर्स्ट ईयर का रूल क्या है ये हमें माइंड में रखना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर अगर कवर्ड बाय सिक्योरिटी है, कोई एसेट है डाउटफुल, तो यहाँ पे इसका अमाउंट होगा, यहाँ पे अमाउंट गिवन है 50 और इसका रेट होगा 25। तो ये भी हम परसेंट में लेंगे, इसका हमें माइंड में रखना है। फर्स्ट ईयर का होता है 25, तो ये बनेगा 12,500। उसके बाद सेकंड ईयर, अगर सेकंड ईयर होगा तो यहाँ पे होगा 100। तो पहले 25 होता है, सेकंड ईयर में रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लॉस का चांस होगा 40%। फर्स्ट ईयर में हमें 25% होगा। जितना डिले होता जाएगा डाउटफुल डेट, जितना डाउटफुल एसेट होगी उतना हमारे लॉस का चांस बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 40। अब थर्ड ईयर में हम आते हैं, क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन है थर्ड ईयर में हमारे पास है 200। अब यहाँ पे हम आएंगे थर्ड ईयर और ये हमें 200,000 है। अब थर्ड ईयर में ये हमारा थर्ड ईयर भी 40% ही रहेगा लॉस का, तो ये बनेगा 80। अब फोर्थ ईयर, जब फोर्थ ईयर में आएंगे हमारा प्रोविज़न कितना हो जाएगा, फोर्थ ईयर में टोटल डाउटफुल एसेट है 300। अब फोर्थ ईयर में इसका नुकसान और बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम 300 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 100%, तो ये 300 ही होगा। उसके बाद अब हमारे पास आती हैं लॉस एसेट।
अब लॉस एसेट का भी हमें गिवन है, ये गिवन है 200, तो लॉस एसेट का 200 का ऑलवेज 100% ही होता है, जिसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या एनपीए जिसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये अगर हम टोटल करें तो ये प्रोविज़न हमें याद रखने पड़ेंगे। प्रोविज़न ऑफ रिस्क, अगर स्टैंडर्ड एसेट है 0.40, सब स्टैंडर्ड एसेट है 15%, डाउटफुल नॉट सिक्योर्ड, अगर अनसिक्योर्ड कोई एसेट होगा तो उसके लॉस का चांस है 100%, और फर्स्ट ईयर में अगर सिक्योरिटी है तो पहले 25% लॉस का चांस है, सेकेंड ईयर में लॉस बढ़ जाएगा 40, थर्ड ईयर में लॉस और बढ़ जाएगा 40 रहेगा, फोर्थ में जाके 100 और लॉस का 100 ही होता है। अगर हम टोटल करें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का तो ये बनेगा 1020.5000, तो ये हमारा आंसर होगा इन थाउजेंड में। तो ये हमने आंसर पहले वर्किंग नोट बना लिया और ये हमने कैलकुलेट कर लिया ताकि हम एग्ज़ाम में पुट कर सकें। अब हमें बनाना है यहाँ पे P&L, तो हमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा जो हमारा रिस्क है, जो हमारे NPA के लिए रिस्क इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये मेन हमारा वर्किंग नोट है जो हमने पहले बना लिया है। अब मैं आ रहा हूँ अपने शेड्यूल में। अब हमें अलग अलग शेड्यूल बनाने पड़ते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमें अकाउंट बनाना है बैंक का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके लिए हमें तैयार करने पड़ेंगे शेड्यूल नंबर 13। तो ये बैंकिंग कंपनी का हमारा शेड्यूल होता है और नंबर 1 हमारा शेड्यूल होता है यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो ये हमारा शेड्यूल बनेगा। अब ये हमारा शेड्यूल है, यहाँ पे हम ले रहे हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा अमाउंट, तो ये होगा इन थाउजेंड। अब यहाँ पे आएगा इन थाउजेंड। अब सबसे पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब दोस्तों हमारे सम में अब यहाँ पे हम आते हैं कि हमारा इंटरेस्ट और डिस्काउंट कितना गिवन है। ये हमारी पहली इनकम होती है और ये गिवन है 8860। अब हमारे सम में गिवन है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब ये है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और ये हमें गिवन है 8860। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट में लिखा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये भी इन थाउजेंड है 30, हमें रिबेट कितना देना है 30। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में लेस हो जाता है, लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये हम लेस करते हैं अगर ये एडजस्टमेंट में हो। दोस्तों अगर ये बैलेंस में होगा तो इसका यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगी, अगर बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में होगा तो ये ओनली सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 5। अगर हमारा ये अब इंफॉर्मेशन में है, इसको हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट, तो अगर बैलेंस शीट के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इसका यहाँ पे डिडक्शन होगी, लेस हम क्लोजिंग रिबेट को लेस करेंगे और नेट रिमेनिंग अमाउंट हमारा बनेगा 8830। तो ये मैंने शेड्यूल नंबर 13 को तैयार कर लिया जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट शेड्यूल और ये शेड्यूल हमारे पास होगा शेड्यूल नंबर 14। अब यहाँ पे हम बनाते हैं शेड्यूल नंबर 14। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने प्रिपेयर किया होगा बैंकिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे 14 नंबर जो शेड्यूल होता है वो होता है अदर इनकम। तो अदर इनकम का शेड्यूल है और ये अमाउंट भी हमारा इन थाउजेंड में होगा। अब अदर इनकम में अब हमारे पास क्या अमाउंट होगा। अब अदर इनकम में एक तो हम ले रहे हैं अदर इनकम, अब हमारे सम में गिवन है अदर इनकम, तो हमने अदर इनकम को उठाया, दैट इज़ गिवन, तो अदर इनकम इज़ गिवन 250,000। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 250,000, तो ये हमें गिवन है दोस्तों। अब हमें एक और हमारी जो बैलेंस है, ये हमारे बैलेंसेस गिवन हैं और नीचे हमारी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड भी है।
तो अगर ये इंटरेस्ट अक्रूड हमें बैलेंसेस में गिवन होता है देन सिंगल इफेक्ट होगा ओनली बैलेंस शीट एसेट साइड। लेकिन यहाँ पे अब हमें बैलेंस में गिवन है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा, इसलिए हम इंटरेस्ट अक्रूड को ऐड नहीं कर रहे। अब 14 में मैंने सिर्फ लिया अदर इनकम, तो ये हमारा 250 ही रहेगा। और जो 10 हमारा 1000 है जो हमारे सम में दिख रहा है इंटरेस्ट अक्रूड, दैट विल बी ओनली इन बैलेंस शीट। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर शेड्यूल। अब मैं यहाँ पे 15 में आ रहा हूँ। अब यहाँ पे लेते हैं इन शेड्यूल नंबर 15, तो ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो ये भी हमें गिवन है, अगर हम देखें इट इज़ रेडीमेड गिवन, तो ये हमें गिवन है तो इसको हम उतार लेंगे। मेन हमारा यहाँ पे था ओनली कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर एनपीए, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये हमें प्रोविज़न के रूल याद रखने हैं, माइंड में रखने हैं। जो अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो इसका 0.40 है, बड़ा कम रिस्क होता है अगर स्टैंडर्ड एसेट है उसके लॉस होने का। सब स्टैंडर्ड का बढ़ जाता है 15, और जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, डाउटफुल एसेट है बैंक के लिए, उसका 100% है। तो इस तरह हमें माइंड में रखना है। तो अब अदर इनकम हमने कर लिया। अब आते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमारे पास गिवन है। अब ये हमारा कैलकुलेटेड है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये हमें गिवन है 2720, और ये गिवन है इन 1000, तो ये भी हमारा इन 1000 है। उसके बाद हम लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, तो ये होता है शेड्यूल नंबर 16। यहाँ पे हमारा था शेड्यूल नंबर 15, तो ये 15 है, और यहाँ पे है 16, तो ये भी हमारे पर्टिकुलर्स हैं, अमाउंट है, और ये अमाउंट भी हमें गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमें गिवन है 2662,000, तो ये पिक्चर भी हमें 1000 में गिवन है। तो 4 शेड्यूल्स आर गिवन। तो इसके बाद हम बनाएंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम कैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, अब मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पे हमने शेड्यूल बना लिए हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाएं तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको आप पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अब ये हमारा अमाउंट है, तो यहाँ पे हमारे आएंगे शेड्यूल नंबर, और ये होगा अमाउंट इन 1000। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमने देखना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 8830, जो हमारी इनकम है। ये शेड्यूल नंबर होगा यहाँ पे जिसको हम मेंशन करेंगे, ये शेड्यूल होगा 13, और ये आएगा 8830 इन 1000। उसके बाद हम लेते हैं अदर इनकम। अब अदर इनकम 14 में होगा तो ये होगा 250। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट अक्रूड को नहीं लिया क्योंकि वो बैलेंस में है, तो उसको हम ओनली बैलेंस शीट में लेंगे। तो टोटल होगा हमारा 9080, ये हमारी इनकम होगी। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है 15, तो ये भी हम चेक कर लें। 15 में हमारे पास गिवन है 2720, ये होता है नेगेटिव क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस लेस होंगे। अब उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे पास गिवन है। ऑपरेटिंग है हमारे पास 2662, तो ये होगा 2662, ये भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज। अब यहीं पे हमारा अगर हम बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहीं पे हमारा प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी होता है। तो पहला बनेगा प्रोविज़न फॉर एनपीए, जिसको हम कहते हैं डाउटफुल डेट। अब ये हमने कितना बनाया, अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अगर हम अपने वर्किंग नोट में आए तो हमारा अमाउंट है 1020.5000, ये हमने वर्किंग नोट में बनाया इन 1000। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे
तो ये बनेगा 1020.5 इन 1000, ये डिडक्शन हो जाएगी। अब इसको लेस करने के बाद अब जितना अमाउंट हमारे पास मिलेगा उसको हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब हमारे सम में रेट कितना है, अगर हम सम में देखें प्रोविज़न फॉर टैक्स का रेट है 35%। अब यहाँ पे हमें 35% का रेट देना है प्रोविज़न फॉर टैक्स। दोस्तों अब यहाँ पे हम लेस करेंगे। अब हमने क्या किया 9080 लेस, हमने 27 पहले 20 को लेस किया, 2662 को लेस किया, फिर 1020.5 को लेस किया। और जितना हमारा यहाँ पे अमाउंट होगा, जितना भी हमारा अमाउंट बनेगा दैट विल बी, जितना भी अमाउंट होगा हम देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। 9080 में हमने लेस किया 2720, 2662 और 1020.5, तो ये हमारा पॉइंट बनता है। तो ये टोटल बनेगा 2, यहाँ पे 10, ये होगा 4, तो ये बनेगा 6। तो यहाँ पे हमने लेस किया 6402.5। तो अगर हम ये लेस करें तो ये कितना बनेगा, तो ये आएगा हमारे पास 0.5927, यहाँ पे होगा 7, 5 और 8 और ये बनेगा, तो ये इतना हमारा नेट अमाउंट होगा। अब हमने करना है इस पे जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बना इस पे हमें टैक्स लगाना है 35%। तो इसमें अगर हम टैक्स लगाएंगे 35% तो ये बनेगा 937.13। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा इसमें इतना टैक्स बनेगा। तो ये हमने इस पे टैक्स लगाया दोस्तों। अब यहाँ पे टैक्स लगाने के बाद हमारे पास अब कितना आंसर होगा, तो ये बनेगा हमारा आंसर जो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बनेगा। अब इसका आंसर हम देख सकते हैं, तो ये आंसर हमारे पास फॉर द ईयर ये बनेगा 1740.37। तो इन 1000 में हमारे पास ये आंसर होगा फॉर द ईयर। अब यहाँ तक हमने फॉर द ईयर कर लिया। अब लास्ट ईयर का भी हमारे पास प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, अब लास्ट ईयर का भी हमारे सम में प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000। तो ये भी हमने ऐड किया तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1820.37। इस तरह हमें ये सम को करना है। अब यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, ये हमारा थर्ड पॉइंट था और ये इसको हम कहते हैं थर्ड पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सेकंड में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड किया, ये सेकंड पार्ट है। अगर हम पहले पार्ट में आए तो हमारी इनकम का पार्ट है। तो ये हमने इस तरह से किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब नंबर 4 में होती हैं एप्रोप्रिएशन। हमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाना है तो ये हमें पेपर में देखना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे हम करते हैं ट्रांसफ़र टू। अब करंट ईयर प्रॉफिट का हम ट्रांसफ़र टू हम करेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट हमारा कितना है, ये हमारा प्रॉफिट है 1740.37। इसका हमने कितना करना है 25%, तो ये बनेगा 435.09। और हमारे पास जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं है। अब ये हमने यहाँ से लेस किया। अब बैलेंस हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र टू, जो नेट बैलेंस होगा बैलेंस शीट में जाएगा, वो बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे होगा 13, अब यहाँ हम ले सकते हैं 85.28। तो ये हमारा आंसर बनेगा जो बैलेंस शीट में हम इन 1000 में लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमें बनाना है। करंट ईयर प्रॉफिट का हमें 25% करना होता है, तो ये बैलेंस को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे।
तो इस तरह हमें अपने एनपीए बनाने हैं। तो एनपीए के लिए मेन पॉइंट है हमें ये प्रोविज़न को माइंड में रखना है, कितना हमारा लॉस हो सकता है। तो पहला लॉस है स्टैंडर्ड एसेट में मिनिमम लॉस है, जब सब स्टैंडर्ड होगी तो लॉस होने का चांस और बढ़ जाता है। डाउटफुल अनसिक्योर्ड में पूरा 100% है। अगर सिक्योरिटी कवर्ड है, अगर सिक्योर्ड है, फर्स्ट ईयर में कम होता है, सेकेंड ईयर में लॉस बढ़ जाता है, थर्ड ईयर में और लॉस बढ़ जाता है, फोर्थ ईयर में 100 हो जाता है, और लॉस एसेट में पूरा ही हमारा 100% होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर एनपीए भी हम कह सकते हैं बैंक के एंगल में, और हम कह सकते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो इस सम को हमें माइंड में रखना है, मेनली हमें इन रेट को माइंड में रखना पड़ेगा। ये हमें पेपर में कोई भी हिंट नहीं होगा, वही हैव टू रिमेंबर रूल्स ऑफ दीज रेट। एनपीए के हमें इस रेट को माइंड में रखना है, इसको हमें रिमेंबर रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड को बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम है। अगर बैलेंस में आ जाता है तो बैलेंस शीट ओनली एसेट साइड। अगर हमारा ये भी अगर बैलेंस में होता, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अगर ये बैलेंस में होता तब ये भी ओनली लायबिलिटी में होता, ये एसेट में होना था। अगर ये एडजस्टमेंट में है तो इसका डबल इफेक्ट होगा। एक बार हमने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से लेस करना है, सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एस हमारा लायबिलिटी में शो होगा। तो मेनली इस सम में यही प्रॉब्लम है कि इसमें हम रेट कैसे अलग लगाएंगे। दोस्तों ये मैंने इसके लिए बनाया ताकि आप एग्ज़ाम में केयरफुल रहें, ये सम बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ गो विद दिस। तो इसके पूरे सम को आप नोट करो, ये आपके लिए कैसे हमें सोल्यूशन बनाना है, हमें कैसे प्रोविज़न को फिल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को, लास्ट ईयर प्रॉफिट को कैसे हम ऐड करेंगे, करंट ईयर प्रोविज़न में कैसे हम 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व देंगे, बैलेंस को कैसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आपने पूरा ध्यान से इसको शो करना है। इट इज़ टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट सम्स। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गो विद दिस, प्लीज़ शेयर विद योर नियर एंड डियर्स। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सम। तो ये सम को आपने माइंड में रख के जाना है। थैंक यू वेरी मच।